गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, सभी को मेरी आवाज क्लियर है? गुड आफ्टरनून भाई। राजेश, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरी आवाज आ रही है? चलो, पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था हमारे छत्तीसगढ़ का रामायण काल, महाभारत काल। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है महाजनपद का। तो अगर आप रामायण काल की बात करोगे तो रामायण काल में हमने कोई फिक्स काल नहीं बताया। वह एक काल्पनिक काल को हम लेते हुए चल रहे थे जो ऋग्वैदिक काल के ड्यूरेशन में रहा है, ऐसा हम पढ़ते हैं। बाकी एक्चुअल में जाओगे तो ऋग्वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलेगा। और वहीं उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक देखने को मिलेगा। इसी 600 ईसा पूर्व के बाद महाजनपद काल हमको देखने को मिलता है। तो महाजनपद काल हम आज पढ़ने वाले हैं। बाकी इसके पहले जो ऋग्वैदिक काल था उसी में हमने रामायण काल और महाभारत काल को पढ़ लिया। ठीक है, तो आज महाजनपद काल का समय कब से कब है, महाजनपद काल, और इस महाजनपद काल की जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो इसका कोई सोर्स है क्या? ये महाजनपद काल कब से कब का समय रहा होगा? तो आप सभी को बता दूं कि महाजनपद काल, याद रखिएगा, ये महाजनपद काल की जानकारी हमको बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ दोनों में देखने को मिलता है। यहां पर सबसे पहले महाजनपद काल को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं महाजनपद काल यहां एक्चुअल में हुआ क्या, शुरुआत कैसे हुई। तो यहां पर भारत जो कि उत्तर तरफ सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी पर आर्यों का आगमन होता है मध्य एशिया से, और वहां आर्य लोग आकर रहते हैं जहां ऋग्वैदिक काल की शुरुआत होती है। उसी दौर के बाद यहाँ पर धीरे 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 एक छोटा सा कबीला बनता है। और कबीला जो है, सबसे पहले क्या बनता है, एक कबीला बनता है, और इस कबीले का कोई एक मुखिया बना दिया जाता है। तो कबीला का क्या बनता है, कोई मुखिया होता है। अगर बात करें कबीले के बाद, तो कबीले के बाद कुछ जन बना, जन का अपना कोई मुखिया रहा, फिर जन पद बना, इसका कोई मुखिया रहा, और उसके बाद महाजनपद बना, और इसका कहीं ना कहीं कोई राजा हो गया। मतलब मुखिया, मतलब फाइनली अब कौन बन गया, राजा बन गया। तो ऋग्वैदिक काल में जो राजा हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं गणतंत्र पर आधारित थे। ऋग्वैदिक काल, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हमको देखने को मिलता है, 1500 बीसी से 1000 बीसी समय राजा हुआ करता था जो कि जनताओं के द्वारा चुना जाता था, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। जो जनता के द्वारा ढूंढा जाए या चुना जाए उसे हम गणतंत्र कहते हैं। अगर हम ऋग्वैदिक काल के बाद, बात ध्यान से सुनना। हाँ भाई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रहा है? मैं सर जी, कबीला मीन्स, कबीला का मतलब क्या होता है पूछ रहे हैं। देखो भाई, जैसे कि मान के चलो आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी कर रहे हो, ठीक है। अब पार्टी कर रहे हो, आप लोग का एक ग्रुप बन गया है। अब ग्रुप बन गया है तो उस ग्रुप को चलाने वाला कोई एक लीडर होना चाहिए। तो जो ग्रुप बना है वो कबीला है, और उसका जो लीडर है वो मुखिया है। मतलब एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा एरिया, अपना अड्डा, जैसे कि डाकुओं का एक क्षेत्र बन जाता था। डाकू, तो डाकुओं का एक लीडर होता था गब्बर, ठीक है। वैसे ही आप लोग जैसे शोले पिक्चर देखे हो तो डाकुओं का एक कबीला होता था, वो कबीले में एक मुखिया होता था। तो वैसे ही शुरू के समय में ऐसी स्थिति थी। धीरे धीरे जैसे विकास होते गया, विकास होने के साथ साथ यहाँ पर कबीले के साथ जन बना। जन मतलब जनताओं का जन, और वही जन के आगे फिर जनपद बना। और जनपद तो आज सुने ही हो आप लोग, है ना। जनपद जानते हो कि नहीं जानते हो? आज के नगरीय निकाय, पंचायती राज, ये सब में जनपद शब्द सुने ही है। और उस समय जनपद से ऊपर महाजनपद आया,
और इस महाजनपद में, यानी ये समय अगर हम देखें तो ये समय था उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का। और इस उत्तर वैदिक काल का जो समय था ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का समय था। और इस दौर में जो राजा, अब राजा लोग क्या हो गए, राजा लोगों को ये लगने लगा धीरे धीरे कि पहले कबीला था, मुखिया का बेटा मुखिया हो गया, ऐसा नहीं था। पहले राजा गणतंत्र मतलब जनताओं के द्वारा, आज भी जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब किसके द्वारा, कुल मिला के जनताओं के ही जरिए चुना जाता है। तो पहले ऋग्वैदिक काल में ये सत्ता गणतंत्र थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ जो शास्त्र लिखे गए उसमें थोड़ा बदलाव होने लगा। लोग अपने विचारों को उसमें डालने लगे और अपने अनुसार कई चीजें, जैसे कि आप सभी देखे होंगे सती प्रथा, ये प्रथा जो कि आने वाले समय में विरोध किया गया। तो ऐसे ऐसे कई प्रथाओं का उद्गम इसी समय में हुआ। उत्तर वैदिक काल का दौर ऐसा दौर रहा जहां पर जो शास्त्र की बातें हैं उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते होते कुछ बड़े परिवर्तन होने लगे जो कि मानव के लिए सही नहीं रहा आने वाले समय में। तो ऐसे ही एक परिवर्तन तो राजा ने सोचा कि भाई मेरा बेटा क्या करेगा, तो मेरा बेटा ही अब राजा बनेगा। मतलब पहले जनता के द्वारा चुना जाता था, आने वाले समय में ये राजा अपने बेटे को ही शासक, अपना बेटा अपना राजा। तो ये स्वतंत्र कहीं ना कहीं जनता के माध्यम से इसका चुनाव नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब सत्ता कैसी हो गई, राजतंत्र सत्ता शुरू हो गई। और इसी का प्रभाव हमको इसके बाद के समय में महाजनपद काल में देखने को मिलता है। और इस समय के जो राजा हैं वो राजतंत्र पर शासन कर रहे थे। कहीं ना कहीं यहाँ पर महाजनपद काल की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा भारतीय इतिहास में महाजनपद काल का एक अहम रोल है। पहले यहाँ छोटे छोटे जनपद, पद से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, फिर बड़े बड़े, ऐसे कुल 16 महाजनपद काल का 16 महाजनपद बन गए। जैसे कि आज के समय में अगर आप जाओगे तो कुल 28 राज्य हैं भारत में, लेकिन उस समय इसी भारत में यहां से लेकर के पूरा ये वाला क्षेत्र, कुछ क्षेत्र इधर कुछ क्षेत्र इधर, यहां पर यहां तक क्या बन गया, यहां पर अलग अलग महाजनपद बन गया। यहां पर जैसे गांधार, आप लोगों ने सुना होगा, गांधार की, है ना, गांधार की राजकुमारी का विवाह होता है कहां, पांडु वंश के मतलब कौरव वंश के किसके किसके साथ होता है सर? कालिदास के रामायण किस स्थल पर है? कालिदास के रामायण, प्रश्न थोड़ा सा अलग पूछ रहे हो जी, थोड़ा अच्छे से पूछो चंद्रिका, प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। कालिदास का रामायण किस स्थल पर है? अगर बात को समझेंगे तो समझना, जो कालिदास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से एक रत्न थे। वो कब आए छत्तीसगढ़? तो ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए कब? जब वाकाटक वंश के एक शासक थे, वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवीर सेन। तो प्रवर सेन की देखरेख करने के लिए यहां पर कालिदास को भेजा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जहां वो सरगुजा क्षेत्र में, जहां पर रामगढ़ की गुफा है, रामगढ़ की पहाड़ी है, उस रामगढ़ की पहाड़ी में रुक गए और वहां रुककर उन्होंने मेघदूतम की रचना की। तो रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में उन्होंने सारी बातें कही। वहां सीता बेंगरा की गुफा है, लक्ष्मण बेंगरा है, जोगी मारा की गुफा, लेकिन स्पेशली अगर कोई एक पूछे इनमें से तो रामगढ़ आएगा। ठीक है, तो रामगढ़ में कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी, याद रखिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी। ओके, चलो अभी फिलहाल मैं जो बता रहा हूं उसको समझना। तो 16 महाजनपद काल, जिसमें से 2 महाजनपद काल, एक याद रखिएगा आप, इस बिहार के मगध साम्राज्य, ये बिहार का जो आज का पटना है जिसे उस समय पाटलिपुत्र कहते थे, इसी पाटलिपुत्र में मगध का साम्राज्य था, मगध का साम्राज्य। और यहीं पर एक साम्राज्य जो था चेदिसगढ़, ये नाम सुना होगा चेदिसगढ़, ये एमपी के पास देखने को मिलेगा। थोड़ा सा चेदी के नाम से जाना जाता था, तो चेदिसगढ़ ना बोल किसको केवल चेदी लिख रहा हूं मैं, चेदी। ठीक है, ऐसे यहाँ और
कई ऐसे बने जैसे धृतराष्ट्र का विवाह यहाँ पर कहीं ना कहीं गांधार की राजकुमारी के साथ हुआ था, गांधार कहलाती है। तो यहाँ पर आपका पाकिस्तान की तरफ आपको काबुल, गंधार, ये दो, कंबोज और गंधार दो महाजनपद हैं। यहाँ पर चेदी और मगध दो महाजनपद हैं। यहाँ पर मत्स्य और कुरु, जो उत्तर जो आपका ये इंद्रप्रस्थ स्थल जो कुरुक्षेत्र ये वाला जो दिल्ली है वर्तमान का, ये उस समय का कुरु एक महाजनपद काल हुआ करता था। सूर्यसेन, यहीं पर सूरसेन, वत्स, मल, अलग अलग कई महाजनपद। तो 16 महाजनपद के बारे में तो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। फिलहाल यहाँ पर दो को याद रखना, मगध और चेदी। क्या याद रखोगे? मगध और चेदी। हाँ भाई, धृतराष्ट्र के साथ हुआ था प्रियंका, बिल्कुल सर। अधीक्षक में आया था, हाँ चंद्रिका। तो वहां पर अधीक्षक में जो प्रश्न पत्र आया है उसमें कालिदास के द्वारा जो जगह है वो रामगढ़ होगा, ठीक है, रामगढ़ होगा। ओके, चलो आ जाओ। अब देखो भाई, उसमें ऑप्शन एक दो और हैं, ठीक है। अब वहां पर रामगढ़ तो 99% ओके है, लेकिन 1% में वहां कुछ और ऑप्शन है जो थोड़ा सा डाउट करता है, ठीक है। लेकिन रामगढ़ की गुफा के पास, रामगढ़ की पहाड़ी के पास, रामगढ़ के बारे में, स्वर्ग जैसा दिखने वाला क्षेत्र के बारे में वहां कालिदास जी ने बताया था, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अधीक्षक का पेपर कैसे गया भाई? कौन कौन दिलाए अधीक्षक का पेपर? चंद्रिका, कैसा रहा पेपर? कितने प्रश्न बनाए आप? चंद्रिका, कितने प्रश्न बने भाई चंद्रिका आपसे? देखो, कट ऑफ मान के चलो 180 के आसपास तो टच करेगा, 180 200, उससे ज्यादा भी नहीं सोचना है, उससे कम नहीं। तो जिसका नंबर 180 से 200 तक है वो मान के चलो थोड़ा सेफ जोन में है, ठीक है, सेफ जोन में, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था, ठीक है। चलो आ जाओ। फिलहाल यहां पर मगध और चेदी, इसमें पहले पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में पूछेगा जो पूछना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर हम बता रहे थे महाजनपद काल के बारे में, फटाफट देख लो जी। ये जो चेदी है और ये जो मगध है, ठीक है, यहां पर इन दो शब्द के जरिए कहीं ना कहीं यहां पर एक अंग्रेज था और एक हीरालाल, दो जन अपनी राय देते हैं कि इस छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। तो यहां पर एक कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज का नाम क्या भाई? वैगलर। तो याद रखिएगा, वैगलर जो है ये बोलता है, ये वैगलर जो है ये बोलता है कि यहां पर मगध साम्राज्य में, मगध साम्राज्य, सब नाम सुने होंगे, मगध साम्राज्य का यहां पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था जरासंध, जिसको भीम ने मारा था, दो पैर को अलग अलग इस दिशा में फेंक दिए थे, है ना। तो ये वही जरासंध है और ये मगध का उस समय साम्राज्य इनके अंदर में था। तो यहाँ पर कुछ 36 परिवार थे। ये 36 परिवार चर्मकोर परिवार थे जो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रताड़ित हुआ करते थे, काफी ज्यादा प्रताड़ित ये जरासंध इन 36 परिवार को करके रखा था। तो कहीं ना कहीं ये 36 परिवार इस पाटलिपुत्र से छोड़ करके इस छत्तीसगढ़ की तरफ आ गए और ये 36 परिवार के छत्तीसगढ़ की तरफ आने को ही नाम दे दिया गया छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर अगर आप बताओ, ध्यान से देखोगे तो वैगलर के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा? तो यही मगध साम्राज्य में जरासंध राजा था जो कि 36 परिवार को बहुत प्रताड़ित करके रखा हुआ था और ये 36 परिवार कहीं ना कहीं भाग करके इस क्षेत्र में आ गए, इसलिए छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ा? इसलिए 36 परिवार की वजह से, 36 परिवार की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य बना, ऐसा वैगलर बोलता है। ऐसा पूछता है एक आध बार, याद रखना भाई, ऐसा कहने वाला कौन है? वैगलर। उसके बाद दूसरा आता है, कौन आता है दूसरा? हीरालाल। कौन आता है जी? हीरालाल। तो राय बहादुर हीरालाल का नाम भी याद रखना, राय बहादुर हीरालाल। अब ये बोलता है भाई छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक है चेदी महाजनपद और ये चेदी महाजनपद जो है इसी का हिस्सा ये छत्तीसगढ़ है। अपभ्रंश होकर के यहाँ पर ये चेदीगढ़ यही छत्तीसगढ़ नाम पड़ गया। तो ये क्या बोल रहा है कि चेदी महाजनपद का ही नाम, चेदी महाजनपद अपभ्रंश होकर के छत्तीसगढ़ बन गया। ऐसा कौन कह रहा है? राय बहादुर हीरालाल जी कह रहे हैं।
तो ये दो लोगों का नाम तो समझना, इसलिए मैं थोड़ा दो महाजनपदों को जोड़ा हूं। 16 महाजनपद काल है जिसमें 2 महाजनपद का संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से, मगध साम्राज्य के राजा जरासंध से प्रताड़ित थे 36 परिवार जो भाग करके इस क्षेत्र में आ गए, इसलिए इस एरिया का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसा कहना है वैगलर का। और दूसरा है चेदी। चेदी एक महाजनपद था और ये चेदी अपभ्रंश होकर के छत्ती पड़ गया और छत्ती से छत्तीसगढ़ से ये छत्तीसगढ़ पड़ गया, ऐसा कहने वाले हैं राय बहादुर। तो ये 2 महाजनपद इसलिए मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ का संबंध इससे है। अब ये महाजनपद काल था या नहीं, ऐसी जानकारी हमको कहां से मिलती है, ये सोर्स देखना है। तो स्रोत कौन सा है जिसमें हमको पता चलता है कि महाजनपद काल था या नहीं। महाजनपद काल था या नहीं, तो इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमको मिलती है बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों से। तो यहां पर हमको जानकारी मिलती है एक बौद्ध ग्रंथ से, दूसरी जैन धर्म से। तो जैन धर्म, पहले बौद्ध के बता रहा हूं, बौद्ध धर्म के बारे में सुन लो। बौद्ध धर्म के अनुसार और जैन धर्म के अनुसार, तो बौद्ध धर्म में याद रखना BA, तो A से याद रखना अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगुत्तर निकाय में ही छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया है। यहीं पर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, तो ये जैन धर्म का भगवती सूत्र को याद रखना है और बौद्ध धर्म का अगुत्तर निकाय। तो B से A को याद रखना है और J से B को याद रखना है। A से नाम है अगुत्तर, B से याद है भगवती। दोनों ही ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है, जानकारी है कि पहले उस समय 16 महाजनपद काल हुआ करते थे। तो याद रखिएगा यहां पर दोनों ही ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है कि महाजनपद काल, इस ग्रंथ में उल्लेख है कि महाजनपद काल उस समय थे। महाजनपद काल का उल्लेख जानकारी हमको एक तो अगुत्तर निकाय में मिलती है और दूसरा भगवती सूत्र में मिलती है। तो अगर प्रश्न पूछे कि किस ग्रंथ से हमको जानकारी मिलती कि महाजनपद काल ऐसा कुछ था, तो महाजनपद काल था ऐसा जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है और दूसरी जानकारी बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में मिलती है। इतनी बात कम से कम याद रखो, ठीक है। और आगे चल के आप देखोगे यही महाजनपद काल का जो समय था, एक्चुअल में महाजनपद काल का समय देखोगे, है ना, 600 ईसा तक किसका था भाई? 600 ईसा पूर्व तक किसका समय था? तो 600 ईसा पूर्व तक था उत्तर वैदिक काल, और यही 600 ईसा पूर्व से आगे 540 BC यानी ईसा पूर्व तक महाजनपद काल का समय रहा है। और इसी बीच में तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ? बौद्ध धर्म इसी बीच में हुआ ना, बौद्ध जी का जन्म, जैन धर्म का जन्म इसी बीच में हुआ है। तो उस धर्म का उदय भी इसी बीच में देखने को मिलेगा। 600 से 540 BC में महाजनपद काल का दौर था और इस महाजनपद काल में मगध का जो साम्राज्य था वो जरासंध जो महाभारत काल से संबंधित था। बाद में यहाँ का एक शासक हुआ 545 ईसी पूर्व, 545 BC में, और उस शासक का नाम था बिंबिसार। याद रखिएगा इस मगध में आने वाले समय में मगध का एक साम्राज्य, मगध का अगला शासक जो बना उसका नाम था बिंबिसार। तो मगध का जो शासक बनता है, जो आपको इतिहास के पन्नों में मिलता है, इसका समय 545 BC आपको देखने को मिलेगा। और यही बिंबिसार गौतम बुद्ध का कहीं ना कहीं क्या था? मित्र था। तो याद रखिएगा बिंबिसार की जानकारी हमको 545 ईसा पूर्व मिलती है। इसी मगध साम्राज्य के बाद फिर अलग अलग साम्राज्यों का धीरे धीरे उदय होते गया। फिर बाद में मौर्य वंश का उदय हुआ। तो मगध साम्राज्य के बाद में जो साम्राज्य आएगा वो अलग अलग और भी आए, लेकिन हमको छत्तीसगढ़ में किसका जानकारी मिलता है? तो बिंबिसार जो मगध साम्राज्य है, इसके बाद मौर्य काल के बारे में हमको जानकारी छत्तीसगढ़ में मिलती है।
तो याद रखिएगा 600 से 540 ईसा तक कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य इसी बीच में था, और 540 तक कहीं ना कहीं ये मगध साम्राज्य के साथ महाजनपद काल का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस बात की जानकारी बौद्ध धर्म के अगुत्ता निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में हमको मिलती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई, ये तो हमने देखा जो मगध साम्राज्य है। अब ये मगध साम्राज्य आने वाले समय में आगे और क्या क्या नाम से जाने लगा, जाने लगे मतलब समझ गए चंद्रिका? आगे चल करके और किस नाम से जानने लगा, तो यहां पर यहां ध्यान देना, मगध साम्राज्य के बाद अगर आप देखोगे तो एक वंश आता है मौर्य वंश। मौर्य काल की शुरुआत होती है, और मौर्य काल की शुरुआत आप सभी को पता है कैसे होती है भाई। मौर्य काल तो बिंबिसार जो थे तो पहले थे, ठीक है। बिंबिसार मौर्य काल के पहले और कौन कौन से वंश थे, तो यहां पर आप लोगों को पता होगा शुंग वंश, है ना। यहीं पर आप लोगों को पता होगा हर्यक वंश, नंद वंश। तो मैं इस मौर्य काल से पहले कुछ वंशों के नाम को बताता हूं जो मगध साम्राज्य से संबंधित थे। इसको सुन लेना थोड़ा सा, फिर क्लियर हो जाएगा। मगध साम्राज्य, सबसे पहले इस मगध साम्राज्य में मैंने आप लोगों को नाम किसका बताया? जरासंध का। जरासंध, है ना। अंग के राजा कौन थे बाद में, कौन बने थे? कर्ण को जानते हो कि नहीं जानते? अंगराज कर्ण, ऐसा नाम सुने? तो अंग भी एक क्या था, महाजनपद बना था बाद में। तो अंगराज कर्ण का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो जी? सुने हो ना। तो साम्राज्य में मगध साम्राज्य जरासंध, ये महाभारत काल से कहीं ना कहीं संबंधित है, महाभारत काल से संबंधित है। आगे चल के इसी मगध साम्राज्य में एक वंश आता है जिसका नाम है हर्यक वंश। ये सब छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। हर्यक वंश के बाद आता है शिशु वंश। शिशु वंश के बाद नाम आता है नंद वंश, और नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। यही मौर्य काल है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें, इन सभी का जो काल है ये 585, कहीं ना कहीं 585 से शुरू होती है और 185 ईसा पूर्व बीसी तक ये समय चलता है, ये पूरे का काल, हर्यक वंश से लेकर के शिशु, नंद और मौर्य तक। तो 185 बीसी तक ये मौर्य वंश चलता है, जिसमें अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में चलूं तो इसका सुन लो। ये 585 ईसा पूर्व में शुरू होती है, एक मोटा मोटी याद रख लो। और कहां तक चलती है, तो ये जो आखिरी वाला है 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक रहता है ये मौर्य वंश। और इसी मौर्य वंश के बारे में हमें हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जानकारी मिलती है, इसलिए हमको ये सब नहीं पढ़ना है, हमको केवल मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। तो मौर्य काल का उदय कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में नहीं, उससे पहले देखने को मिल चुका है 322 से 185। लेकिन मौर्य काल का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में कब देखने को मिलता है, तो इसको सुनना। मौर्य वंश में सबसे पहले चाणक्य के प्रभाव में आकर के जो शासक बनता है मौर्य वंश का पहला शासक, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। सब लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे शासक हैं बिंदुसार, अशोक के पापा। और तीसरे शासक स्वयं हैं अशोक। और यही अशोक है, यही अशोक का दौर है जो कि 273 से लेके 232 ईसा पूर्व बीसी तक रहे। तो 273 से 232। अब अगर मौर्य वंश में किस शासक का प्रभाव हमें हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है, तो ध्यान से सुनना। चंद्रगुप्त का नहीं मिला, ना बिंदुसार का मिला, केवल मिला अशोक का। ना ही हर्यक वंश की कोई जानकारी है, ना शिशु वंश की, ना नंद वंश की, मिली तो मौर्य वंश की। मौर्य वंश में जो पहले शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक, इसके बाद जो अंतिम शासक वृद्धत है वहां तक पूरा शासन चलेगा। लेकिन अशोक की जानकारी हमें हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये अशोक के बारे में, ये अशोक की जानकारी हमें हमारे छत्तीसगढ़ में कहां कहां से मिलती है।
यहां तक स्पष्ट हुआ क्या? तो कहीं ना कहीं महाजनपद काल का जो समय था उसकी जानकारी अगुत्ता निकाय भगवती सूत्र से देखने को मिला। 600 से 540 ईसा पूर्व तक कहीं ना कहीं महाजनपद काल का दौर रहा। उसी में एक महाजनपद काल, महाजनपद था मगध साम्राज्य, और ये महाभारत से संबंधित जरासंध थे। बाद में इसी मगध साम्राज्य में किसका साम्राज्य फैला? हर्यक वंश का। ये हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार, जो कि कहीं ना कहीं बुद्ध जी के मित्र थे, और इनका प्रभाव हमें बिल्कुल इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। आगे चल के ये भी जानकारी मिलती है कि बुद्ध जो हैं वो छत्तीसगढ़ में आए हैं। छत्तीसगढ़ में आए तो कहाँ कहाँ आए, कितने समय तक रहे, हमने कुछ पढ़ा था और जानकारी भी बताऊंगा। तो यहाँ पर के मौर्य वंश के जितने भी 3 शासक शुरुआत के हैं उनमें से अशोक की जानकारी हमको मिलती है। कैसे? तो भाई जो चंद्रगुप्त थे, याद रखना, हमारे भारत में चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था? तो भारत में चंद्रगुप्त का साम्राज्य चारों दिशा में देखने को मिलता है, ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम। इन चारों जगह में अगर जाओगे तो यहाँ पर मगध तक इसका साम्राज्य था। मगध मतलब पाटलिपुत्र, वर्तमान के बिहार, पटना तक साम्राज्य था। उसके नीचे थोड़ा जगह दक्षिणापथ तक इसका साम्राज्य था। मगध तक इधर, इधर दक्षिणापथ, इधर ऊपर में उत्तरापथ तक इसका साम्राज्य था, और इधर अवंती, एक महाजनपद काल अवंती तक साम्राज्य था। तो कुल मिला के चंद्रगुप्त मौर्य जो है 4 प्रांतों में अपना साम्राज्य फैला रखा था। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इसका जो पुत्र हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र हुआ अशोक, ये वही अशोक है जो बाद में बौद्ध धर्म को भी अपना लेता है। ये 4 प्रांत को तो जीता था, जीत चुका था, क्योंकि इसके पिताजी जीत चुके थे। लेकिन बाद में एक प्रांत और जीता, और ये प्रांत है, ये जगह है कलिंग। तो कलिंग में 261 ईसा पूर्व इन्होंने आक्रमण किया, और कलिंग में भयंकर युद्ध हुआ। और इसी युद्ध के पश्चात अशोक का मन में भी परिवर्तन आया, उसके धर्म में परिवर्तन आया, और अशोक कहीं ना कहीं इस कलिंग से, तो कलिंग का जो साम्राज्य था ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैला था, और इधर कलिंग का प्रभाव उड़ीसा के कलिंग तक फैला था। तो इसी बीच में तो हमारा क्या है, इसी बीच में तो क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव कैसे नहीं फैलेगा? फैलेगा ना। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा से जबलपुर तक के साम्राज्य को इन्होंने एक प्रांत और नया जीता। 261 बीसी अशोक के द्वारा जीता गया। अब यही प्रश्न तो पढ़ना है कि अशोक जब इस उड़ीसा के कलिंग राज को जीत लिया, कलिंग क्षेत्र को जीत लिया, जो कि कलिंग का विस्तार पूरे मध्य प्रदेश के जबलपुर तक देखने को मिलता है, तो बीच में ही क्या है, बीच में ही तो छत्तीसगढ़ है। तो क्यों यहां नहीं ठहरा होगा? बिल्कुल ठहरा होगा। जब इधर से इधर गया होगा, रवाना किया होगा, तो यहाँ पर रहने के लिए जगह देखा होगा, एक सुंदर सी जगह वहां की सैनिकों ने बताई होगी, और ये सुंदर सी जगह जो थी यही तो था सरगुजा का क्षेत्र। अब सरगुजा के क्षेत्र में ऐसा तो नहीं है कि रुका और चले गया 2 मिनट, आधे घंटे, 1-2 घंटे या 1-2 दिन, यहाँ पर ठहरा, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक गुफा है, बढ़िया रंगमंच तैयार है, वहीं पर एक और गुफा है जहां रहने की फुल व्यवस्था है। तो यहाँ पर अशोकों के सैनिकों के साथ कहीं ना कहीं कुछ समय तक पड़ाव रहा, और जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। अशोक भाई अब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं किसी जगह पे बैठेंगे, उसका एक सिंहासन होगा, तो सिंहासन यहाँ पर देखने को मिलता है। अशोक की मूर्ति से संबंधित जानकारी मिलती है, अशोक के यहाँ पर सिक्के देखने को मिलते हैं, अशोक की कई जानकारी जो अशोक इस क्षेत्र में रहने के बाद आसपास क्षेत्र तक पहुंचाया, वो सब की जानकारी हमको अशोक के बारे में मिलती है। तो मौर्य काल से संबंधित जानकारी हमको चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं बल्कि अशोक की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी जानकारी हमको मिलती है, इसके बारे में हम अब अध्ययन करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहली बात समझना, अशोक के काल में यानी मौर्य काल में छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी चीजें जानकारी मिलती है। मौर्य काल में अशोक के साक्ष्य,
तो अशोक के क्या क्या चीजें देखने को मिली? तो पहली चीज तो याद रखना, सिक्का, अशोक के द्वारा चलाया गया सिक्का देखने को मिला। दूसरी चीज याद रखना, लाट, अशोक का लाट मिला। तीसरा याद रखना, मूर्ति, अशोक की मूर्ति देखने को मिली। इसके अलावा कुछ अभिलेख देखने को मिले, अशोक के कुछ अभिलेख देखने को मिले। ये चार चीजें कम से कम अभी दिमाग में सेट करना, ठीक है। अशोक के बारे में जानकारी, सिक्के मिले, मूर्ति मिले, लाट मिले, ठीक है। और क्या जानकारी मिली भाई अशोक का? तो इस अशोक के यहाँ आने की जानकारी एक यात्रा वृतांत है उसमें भी देखने को मिलती है, यात्रा वृतांत में देखने को मिलती है। तो इतनी चीजें कम से कम आपको अभी दिमाग में बैठाना है कि अशोक के बारे में इतनी जानकारी हमको देखने को मिलती है। तो यात्रा वृतांत मतलब किसकी यात्रा वृतांत, कौन आया था यहाँ पर, ठीक है। तो अशोक का समय 273 से लेकर के 232 बीसी तक है, लेकिन एक यात्रा करने के लिए इस क्षेत्र में पहुंचता है जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया है, एक चीनी यात्री। ये चीनी यात्री छत्तीसगढ़ में 639 ईसी एडी में आए थे, एडी में आया हुआ था, ठीक है, जिसने अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूपों के बारे में वर्णन किया है, जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अशोक के साक्ष्य में कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्थल या ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्रोत भी है, पुरातात्विक या ऐतिहासिक स्रोत भी जानकारी मिलती है। जिसमें से एक जानकारी चीनी यात्री वैंग सॉन्ग, किसकी बात बता रहा हूं मैं, वैंग सॉन्ग के बारे में जानकारी देखने को मिलता है, वैंग सॉन्ग के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलता है। तो चीनी यात्री 639 एडी यात्रा वृतांत याद रखिएगा। लाट का मतलब भाई उसके सिंहासन, जो बैठने का जो सिंहासन है वही उसी में बैठा हुआ, उसी से लगा हुआ लाट है, लाट, अशोक का लाट वहां देखने को मिलता है, ठीक है, सिंहासन में लगा हुआ लाट, ठीक है। सिंहासन ही बोल दो इसको, एक तरीके से आप कनेक्ट करना है, नहीं समझ रहे हो ना तो भाई वहां पर आएंगे, रंगमंच में कुछ नृत्य वित्य देखेंगे, है ना, देखेंगे तो उनके बैठने के लिए कुछ होना चाहिए, सिंहासन, ठीक है। चलो, तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये मैंने बताया यात्रा वृतांत में जानकारी मिलती है। अब अभिलेख, मूर्ति, लाट और सिक्का, यहां से क्या क्या जानकारी हमको देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ ले, सिक्का के बारे में पढ़े कि अभिलेख के बारे में पढ़े? चलो सबसे पहले अभिलेख को मैं बताता हूं। अभिलेख एक सोर्स है, अभिलेख, ये अभिलेख मतलब इसके बारे में इंपॉर्टेंट आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। अभिलेख मतलब ये कि जहां पर सीता बेंगरा की गुफा और जोगी मारा की गुफा का वर्णन है, मतलब यहां पर सीता बेंगरा की गुफा में अभिलेख मिला है, दूसरा जोगी मारा की गुफा में अभिलेख मिला है, जोगी मारा की गुफा, कुछ लिखा हुआ, ठीक है, गुफा में कुछ लिखा हुआ है, किसी सेल पर लिखा हुआ चीज है या सेल पर चित्र बना दिया तो सेल चित्र है, शिला यानी पत्थर पर कुछ लिख दिया गया तो शिलालेख है, भित्ति लेख मतलब किसी दीवार पर लिख दिया गया है तो भित्ति लेख है, वैसे ही अभिलेख है, कुछ लिखा गया है। तो सीता बेंगरा की गुफा, जानकारी मिलती है कि यहाँ पर इसकी खोज, अगर देखोगे सीता बेंगरा की गुफा की खोज किसने की, तो कर्नल आउसले ने की है। कर्नल आउसले अब कौन था भाई, ब्रिटिशर्स था, तो ये कर्नल आउसले ने सीता बेंगरा की खोज की। हालांकि ये बहुत पुराना है, रामायण काल से संबंधित है, लेकिन अगर पूछे कि सीता बेंगरा की खोज किसने की, तो खोज करने वाले थे कर्नल आउसले। 1848 में इनके द्वारा खोजा गया। यहां पर कुछ अभिलेख मिले जिसमें एक भाषा जो लिखा है पाली में और एक लिपि जो लिखा है ब्राह्मी लिपि में, इसकी जानकारी देखने को मिलती है। तो भाषा पाली और लिपि है ब्राह्मी, इस बात की जानकारी हमको देखने को मिलती है सीता बेंगरा की गुफा के पास से। सीता बेंगरा की गुफा याद रखना इस समय का थिएटर था, थिएटर या रंग मंच बोलो,
उस समय अशोक अपने लाट पर सिंहासन पर बैठ करके देखता था, नृत्य नृत्य देखा करता था। तो किसका नृत्य देखता था? तो वहां कोई था या कोई थी? तो बिल्कुल थी। याद रखना, एक देवदासी थी। और इस देवदासी, जिस नर्तकी कहते हैं, इसका नाम था सूतनुका। सूतनुका। और यहीं पर एक देवदास नर्तक था जिसका नाम था देवदत्त। ये दोनों इस क्षेत्र में नृत्य किया करते थे। और दोनों के नृत्य नृत्य कहां करते थे? तो नृत्य यहां पर करते थे, यहां पर नृत्य होता था। इन दोनों का नृत्य कहां होता था? यहां पर होता था। लेकिन बाद में इनके बीच में जो प्रेम हो जाता है, इस प्रेम का कई लोग विरोध करते हैं। और विरोध करने के बाद कहीं दूर देवदत्त को भेज दिया जाता है। तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। और बाद में देवदत्त और सुतनुका अलग हो जाती हैं, जिनकी प्रेम गाथा का वर्णन, प्रेम गाथा का वर्णन इसी जोगी मारा की गुफा में देखने को मिलता है। तो जोगी मारा की गुफा में दोनों का प्रेम का वर्णन है। ठीक है। और अगर देखोगे कि सीता पेंगरा की गुफा में क्या लिखा है, तो यहाँ पर सीता पेंगरा की गुफा में क्या होता था? तो उस समय यहाँ नृत्य होता था। वर्तमान का जो मूवी है, मूवी हॉल थिएटर, तो वही थिएटर, ये मान के चलो उस समय का ये रंगमंच था, जहां पर है ना मंच जैसा बना हुआ है। आज भी मंच बना है, वहां पर जाओगे तो देखोगे तो वहां पर जो भी चीज लिखा हुआ है, वहां पर भाषा पाली का उपयोग हुआ है और लिपि ब्राह्मी लिखी गई है, जो कि दिखाता है, दर्शाता है कि यहाँ राजा अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। और यहाँ पर जोगी मारा की गुफा में प्रेम गाथा का वर्णन, किसकी प्रेम गाथा का वर्णन? तो सूतनुका और देवदत्त की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। इस सीता पेंगरा की खोज किसने की, अगर प्रश्न उठे, तो कर्नल आउसले, जो बाद में 1848 में इसकी खोज करता है। और यहाँ पर ध्यान देना, जो ये सूतनुका थी, ये देवदासी मतलब नृत्य, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर राजाओं के लिए नृत्य किया करती थी। ये एक्चुअल में सूतनुका उस समय एक देवदासी थी। वो देवदासी भगवान के नाम पर जानी जाती थी, भगवान के लिए नृत्य किया करती थी, वो भगवान की देवदासी खुद को कहती थी। तो ये जो थी, यहाँ पर वरुण भगवान के लिए इनका नित्य हुआ करता था। और इसी वजह से इस जोगी मारा की गुफा को हम वरुण का मंदिर भी कहते हैं। तो याद रखना, वरुण का मंदिर। अगर प्रश्न पूछे कि जोगी मारा की गुफा में कौन सा मंदिर देखने को मिलता है, तो वरुण का मंदिर। वरुण का मंदिर किससे संबंधित है? तो ये देवी सूतनुका से संबंधित है। याद रखिएगा। बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो जोगी मारा की गुफा है, इसी जोगी मारा की गुफा को, ठीक है, वरुण का मंदिर भी कहा गया है, वरुण देव का मंदिर। ठीक है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वरुण देव के मंदिर में कहीं ना कहीं सूतनुका भगवान के लिए, वरुण देव के लिए देवदासी और भगवान की दासी थी वो, इसलिए यहां पर वरुण देव का मंदिर भी वर्णन में मिलता है जोगी मारा की गुफा में। ठीक है। तो प्रेम गाथा का वर्णन कहाँ है पूछे, तो ये याद रखना, जोगी मारा की गुफा में है। पूछे वरुण का मंदिर कहाँ है, वरुण देव का मंदिर कहाँ है, तो ये याद रखना, यही जोगी मारा की गुफा में है। बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? यहाँ पर जो भी लिखा गया है प्रेम गाथा का वर्णन, ये कौन से भाषा में लिखा है? पाली। लिपि कैसी? ब्राह्मी, जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है। तो ये अभिलेख है, साक्ष्य है, यहाँ लिखा हुआ अभिलेख मिलता है हमको, दीवालों पर लिखा हुआ अभिलेख, भाषा पाली, लिपि ब्राह्मी। यहाँ पर जहाँ नृत्य हुआ करता था वो गुफा सीता बेंगरा की गुफा, जिसकी खोज कर्नल आउसले के द्वारा किया गया। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया अभिलेख के बारे में, यात्रा वृतांत के बारे में बता दिया। अब आ जाओ सिक्का और लाट और मूर्ति के बारे में। तो लाट और मूर्ति को थोड़ा सा फटाक से देख लो। अगर पूछे कि अशोक का लाट कहां मिला, तीसरा, अशोक का लाट कौन से जगह पर मिला, तो ये यहीं पर नित्य देखा करते थे भाई, तो सरगुजा में ही मिलेगा लाट, कहां मिलेगा और? तो ये कभी कभी प्रश्न पूछ दे कि अशोक का लाट कहां मिला? सरगुजा में मिला।
बस इतना याद रखना। दूसरा याद रखना, मूर्ति, अशोककालीन मूर्तियां, कुछ अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। अगर पूछे अशोककालीन मूर्ति की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो यहाँ पर अशोककालीन मूर्ति में याद रखिएगा मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर में, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में अशोक की कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है। और ये जो मूर्ति है कौन सी जगह से मिली है, तो एमसीबी में एक जगह जो रामायण कालीन से संबंधित मैंने आप लोगों को बताया था, कोटाडोल, याद रखना कोटाडोल से अशोककालीन मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमरी में कैसे मिला, तो कहीं ना कहीं वो मनेन्द्रगढ़ चिरमरी से मध्य प्रदेश की ओर जा रहे होंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कलिंग का विस्तार उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश, तो उस बीच में जाते जाते हो सकता है कुछ मूर्ति डिजाइन की गई हो। तो एमसीबी में कोटाडोल में अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये चौथा पॉइंट को याद रखिएगा। और पांचवा पॉइंट, सिक्के। ये सिक्के कहां कहां से मिलते हैं, हमें ये चीज को आपको बताना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है जी। तो अशोककालीन सिक्के हमको कहां से देखने को मिलता है, तो अशोककालीन सिक्के हमें हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में देखने को मिलेगा, वहीं शक्ति जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा इधर सारंगढ़ तरफ देखने को मिलेगा। तो कहां कहां से अशोक काल के सिक्के मिले, तो ध्यान से सुनना। यहां पर एक जगह, यहां पर याद रखिएगा बिलासपुर, बिलासपुर में सिक्का मिला। बिलासपुर के बाजू में है जांजगीर चांपा, यहां से सिक्का देखने को मिला। उसके बाजू में है शक्ति, शक्ति से कुछ जानकारी देखने को मिलती है, शक्ति, ठीक है। शक्ति के बाजू में इस तरफ थोड़ा नीचे आओगे तो सारंगढ़, यहां से कुछ सिक्के देखने को मिले। और कुछ सिक्का रायपुर में भी देखने को मिला है। तो कुल मिला के अशोक के सिक्के इन पांचों जगह से देखने को मिलेगा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ और रायपुर। ये पांच जगह से अशोककालीन सिक्के देखने को हमको मिलता है। तो आप देख सकते हो इधर तरफ है उड़ीसा, इधर उड़ीसा है कलिंग वाला क्षेत्र, और कलिंग से कहीं ना कहीं सारंगढ़ पूर्व से आए होंगे, सारंगढ़ से कहीं ना कहीं शक्ति गए होंगे, शक्ति से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से बिलासपुर, और होते हुए थोड़ा ऊपर और इधर मध्य प्रदेश निकले होंगे। तो दो तीन रास्ते रहे होंगे इस समय, ठीक है। अच्छा, समय हो गया है यहाँ पर। तो अशोककालीन सिक्के को बस 2 मिनट में मैं आपको और बताऊंगा, 2 मिनट में इसको खत्म करते हैं। तो अशोककालीन, कितना बज गया, 2 बज गया ना। चलो, तो सिक्का कहां कहां से मिला, तो मौर्य काल को खत्म ही कर देते हैं। तो सिक्का मैंने बताया कहां कहां से मिला, तो लो भाई नक्शे में ही फटाक से देख लो, 5 जगह सिक्के अशोक काल के देखने को मिलते हैं। ये 5 जगह सिक्के कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर बिलासपुर है, बिलासपुर, यहाँ पर जांजगीर चांपा है, यहाँ पर शक्ति है, यहाँ पर सारंगढ़ भिलाईगढ़ है, और यहाँ पर रायपुर है। ये पांचों जगह से अशोककालीन सिक्के मिलते हैं। तो याद रखना सारंगढ़ के यहाँ पर कौन कौन सी जगह से सिक्के मिले, तो एक गांव है बार गांव, और यहीं पर एक गांव है देव गांव, जिसे बार देव गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ अशोककालीन सिक्के मिले हैं। यहाँ पर रायपुर में, रायपुर, ये रायपुर है, रायपुर, इस रायपुर में कहां कहां से सिक्के मिले, तो रायपुर की याद रखना तारापुर, उड़गा, तारापुर, उड़ेला और आरंग, यहां से आपको सिक्के देखने को मिलेंगे रायपुर में, आरंग, ठीक है। एक गुजरा करके भी याद रख लो, गुजरा, तो रायपुर में गुजरा, आरंग, उड़ेला और तारापुर से सिक्के देखने को मिले। यहाँ पर ये है बिलासपुर, ये है जांजगीर चांपा, और ये है शक्ति। तो शक्ति में याद रखना यहाँ पर मिला ठठारी गांव में सिक्के मिले, ठठारी, नाम सुनिए ठठारी। तो शक्ति में ठठारी और बालपुर में अशोक के सिक्के मिले हैं। यहाँ जांजगीर चांपा के अकलतरा में सिक्के मिले हैं, जांजगीर चांपा के अकलतरा में सिक्के मिले हैं। और बिलासपुर के कहां पर सिक्के मिले हैं, तो यहाँ पर याद रखना तांबा का सिक्का मिला है, तांबा का। और बिलासपुर में एक जगह मल्हार,
ये अच्छे से याद रखना। मल्हारपुरा आगे बहुत फेमस होने वाला है। तो इतने जगहों पर अशोककालीन सिक्के देखने को मिले हैं, याद रखना। ठीक है, अशोक का लाट, या पूछे कपाटपुरम कहाँ मिला, तो अशोक का लाट कपाटपुरम भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ये मिला है हमको सरगुजा जिले में, मूर्ति मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर में, सिक्का बिलासपुर जांजगीर चांपा शक्ति सारंगगढ़ और रायपुर में। रायपुर में कहाँ कहाँ मिला, तो रायपुर में तारापुर उड़ेला आरंग और गुजरा में देखने को मिला, जहां चांदी के सिक्के मिले हैं। यहाँ पर बार देव गांव, यहाँ पर भी चांदी के सिक्के मिले हैं। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है जी, हड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आपको चांदी के सिक्के ज्यादातर देखने को मिलेंगे। बारदे गांव और तारापुर उड़ीला में चांदी के सिक्के देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं पर जांजगीर चांपा में यहाँ पर आहत मुद्राएं देखने को मिली है। आहत मुद्रा, ये भी चांदी के ही हैं, ज्यादातर चांदी के ही सिक्के देखने को मिले इस क्षेत्र में। और ठठारी की बात करोगे तो ठठारी कहाँ है, शक्ति जिले में, तो शक्ति जिले में भी सिक्का मिला है। और बिलासपुर में तांबे का सिक्का मिला है, मल्हार में तांबा, ये तांबा को अलग कनेक्ट करना, इधर चांदी चांदी चांदी, यहाँ आहत मुद्रे, केवल बिलासपुर में तांबे के सिक्के मिले हैं अशोक काल से संबंधित। ठीक है, बताओ तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, अभी अगली क्लास का टाइम हो गया है जी, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा क्लास। ठीक है, बाकी अगली क्लास में हम लोग फिर इसके एक क्विक रिवीजन मार देंगे। अशोक से संबंधित और जानकारी मैं क्विक तरीके से बता दूंगा। तो याद रखिएगा, अशोक की जानकारी हमको सरगुजा जिले में सीताबेंगरा में कपाटपुरम मिला, कोटाडोल मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर में मूर्ति मिली है, और बाकी इन 5 जगहों से सिक्के देखने को मिले हैं। ठीक है, बाकी यात्रा वृतांत वेंग सॉन्ग के यात्रा वृतांत में भी अशोक के जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अशोक आए थे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी हमने अब तक जितना पढ़ा उसको आप रिवीजन करते चलो। हम इतिहास शुरू कर चुके हैं, इतिहास को हम मान के चलिए, टाइम तो लगेगा, अभी प्राचीन इतिहास शुरू नहीं, मतलब प्राचीन इतिहास एक तरीके से शुरू हो चुका है, लेकिन ये सब अभी राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय स्तर के जो है शासक, उनकी जानकारी है। अभी क्षेत्रीय पर आएंगे, फिर प्राचीन खत्म होगा, प्राचीन के बाद मध्य इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मैं इसके आगे सातवाहन वंश के बारे में बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद, राधे राधे।